कभी कभी लगता है काश दिमाग में एक यूएसबी पोर्ट होता। हाँ, बस पेन ड्राइव लगाई और सारी जानकारी डाउनलोड हो गई। बिल्कुल। सोचिए, एक हफ्ते में एक नई भाषा सीख ली, या फिर किसी मोटी सी किताब को एक ही दिन में पढ़कर हमेशा के लिए याद कर लिया। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये पूरी तरह से कल्पना नहीं है। शायद यूएसबी पोर्ट तो नहीं, पर हमारे दिमाग में ऐसी क्षमताएं पहले से मौजूद हैं। बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने का यूजर मैनुअल नहीं पता। और आज के दौर में तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये तो है। हम सूचना के युग में नहीं, सूचना के सैलाब में जी रहे हैं। हर तरफ से जानकारी की बौछार, हर तरफ से व्हाट्सएप मैसेजेस, न्यूज अलर्ट्स, सोशल मीडिया फीड्स। और नतीजा ये होता है कि जरूरी बातें भी याद नहीं रहती। एक तरह का ब्रेन फॉग छाया रहता है। बिल्कुल, ब्रेन फॉग। ऐसा लगता है कि दिमाग की हार्ड ड्राइव फुल हो गई है। हाँ, और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे हाथ लगे हैं जोनाथन लेवी की किताब द ओनली स्किल दैट मैटर से जुड़े कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स। लेवी का तर्क बड़ा सीधा है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें ये तो सिखाता है कि क्या सीखना है, इतिहास, गणित, विज्ञान। हाँ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कैसे सीखना है। इसी कला को मेटा लर्निंग कहते हैं, यानी सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसे बेहतर बनाना। आज हम इसी यूजर मैनुअल के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस दिमागी उलझन को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो उस धारणा की बात करते हैं जो शायद हम सबने सुनी है। मुझे अक्सर मेरे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब हमारी उम्र नहीं रही ये सब नया सीखने की। क्या ये सच है? क्या हमारा दिमाग एक उम्र के बाद सीखना बंद कर देता है? ये शायद सीखने की राह का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्पीड ब्रेकर है। लेवी इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी की इस अवधारणा से तोड़ते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि गीली मिट्टी या प्लास्टिक जैसा है, जिसे आप नया आकार दे सकते हैं। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो गिटार का एक कॉर्ड हो या कोई नया शब्द, आप सचमुच अपने दिमाग के तारों को यानी न्यूरल कनेक्शंस को फिर से जोड़ रहे होते हैं। अच्छा। और ये प्रक्रिया 40, 60 या 80 की उम्र में भी चलती रहती है। ये सुनना ही अपने आप में बहुत राहत की बात है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर दिमाग इतना सक्षम है, तो हम अक्सर सीखना शुरू करके बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? प्रेरणा कहाँ से लाएं? जिम की मेंबरशिप की तरह जोश जोश में कोई ऑनलाइन कोर्स तो ले लेते हैं, पर 2 वीडियो के बाद उसे भूल जाते हैं। क्योंकि दिमाग बहुत प्रैक्टिकल है। वो हर जानकारी को एक फिल्टर से गुजारता है, जिसे लेवी कहते हैं YWIFM। WIFM? यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी, इससे मेरा क्या फायदा होगा। जब तक दिमाग को किसी जानकारी का कोई ठोस साफ साफ फायदा नजर नहीं आता, वो उसे प्राथमिकता नहीं देता। वो उसे बस एक फालतू डेटा समझकर कहीं पीछे धकेल देता है। इसलिए कुछ भी सीखने से पहले खुद से ये पूछना जरूरी है, मैं ये क्यों सीख रहा हूं? क्या इससे मेरी नौकरी बेहतर होगी? क्या ये मेरी किसी हॉबी में मदद करेगा? ये क्यों ही आपकी प्रेरणा का ईंधन है। ठीक है, तो सीखने के लिए एक मजबूत क्यों होना चाहिए। बिल्कुल। पर क्या कोई खास दिमागी अवस्था भी होती है जिसमें सीखना ज्यादा आसान हो जाता है? जैसे कहते हैं ना कि सुबह के वक्त दिमाग ताजा होता है। बिल्कुल। लेवी से अल्फा स्टेट कहते हैं। ये वो मानसिक अवस्था है जब आप शांत भी होते हैं और पूरी तरह से फोकस्ड भी। जैसे जब आप कोई पसंदीदा गाना सुन रहे हो या किसी सुंदर सी जगह पर टहल रहे हो। उस वक्त आप रिलैक्स्ड होते हैं, पर आपका ध्यान भी भटका हुआ नहीं होता। इस अवस्था में दिमाग बाहरी शोर को फिल्टर कर देता है और नई जानकारी को स्पंज की तरह सोखता है। एक मिनट, अल्फा स्टेट सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक या किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब क्या ये सिर्फ जोन में होने का एक फैंसी नाम नहीं है? मतलब ध्यान लगाने का एहसास तो सबको पता है, पर क्या ये सच में एक खास अवस्था है जिसे हम जानबूझकर हासिल कर सकते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। और हाँ, कुछ हद तक ये जोन में होने जैसा ही है, लेकिन फर्क ये है कि इसे जानबूझकर और लगातार हासिल किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बस कुछ मिनट गहरी और धीमी सांसें लेना, हल्का और बिना शब्दों वाला संगीत सुनना, या बस आंखें बंद करके अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान देना। अच्छा। ये छोटी छोटी तकनीकें आपके दिमाग को रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर सीखने के लिए तैयार कर देती हैं। ये जिम जाने से पहले वार्म अप करने जैसा है। वार्म अप, ये एनालॉजी अच्छी है। तो दिमाग का वार्म अप हो गया। अब आते हैं असली कसरत पर। और सबसे पहली कसरत है स्पीड रीडिंग। मुझे ये हमेशा से एक
मिथम जैसा लगता है। मेरा मतलब आप पन्ने पलटते जाएं और सब समझ आता जाए, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से पढ़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक आदत जिसे सब वोकलाइजेशन कहते हैं। सब वोकलाइजेशन यानी पढ़ते समय मन में हर शब्द को अपनी आवाज में दोहराना। हमें बचपन से ही ऐसे बोल बोल कर पढ़ना सिखाया गया है, लेकिन लेवी बताते हैं कि हमारी आंखें हमारी आवाज से 4-5 गुना ज्यादा तेज जानकारी प्रोसेस कर सकती हैं। 4-5 गुना? हाँ, जब हम मन में बोलते हैं तो हम अपनी पढ़ने की रफ्तार को अपनी बोलने की रफ्तार पर लाकर धीमा कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल है। हाँ। ज्यादातर लोग कहते हैं कि स्पीड रीडिंग से कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ कम हो जाती है। क्या फायदा तेजी से पढ़ने का अगर कुछ याद ही ना रहे या समझ ही ना आए? क्या लेवी इस ट्रेड ऑफ के बारे में बात करते हैं? ये स्पीड रीडिंग से जुड़ा सबसे आम डर है, और अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो ये सच भी है। लेवी का कहना है कि लक्ष्य सिर्फ आंखें दौड़ाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को तेजी से जानकारी प्रोसेस करने के लिए ट्रेन करना है। इसके लिए वो एक तकनीक बताते हैं जिसे पेसर मेथड कहते हैं। पेसर मेथड? आप पढ़ते समय अपनी उंगलियां एक पेन को लाइनों के नीचे अपनी मनचाही रफ्तार से चलाते हैं और आपकी आंखों को उसे फॉलो करना होता है। अच्छा, तो उंगली या पेन एक तरह से पेसमेकर का काम करता है, जैसे रेस में होता है। एकदम सही। और इसका एक और बड़ा फायदा है, ये हमारी एक और बुरी आदत को खत्म करता है जिसे रिग्रेशन कहते हैं। बार बार पीछे जाकर पढ़ना। हाँ, बार बार पीछे जाकर उसी लाइन को दोबारा पढ़ना। हम में से ज्यादातर लोग ये अनजाने में करते हैं, जिससे हमारी रफ्तार बहुत कम हो जाती है। पेसर मेथड आपकी आंखों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। और आंखों की बात चली है तो मैंने पेरिफेरल विजन के इस्तेमाल के बारे में भी पढ़ा है। ये क्या चीज है? इसे समझने के लिए कार चलाने का उदाहरण सबसे अच्छा है। ठीक है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी नजरें सीधे सड़क पर होती हैं। हाँ। लेकिन हमें साइड में चल रही गाड़ियां, साइन बोर्ड्स और लोग भी दिखाई देते हैं। हाँ, बिल्कुल। यही पेरिफेरल विजन है। पढ़ते समय हम एक एक शब्द पर फोकस करते हैं, जबकि हमारी आंखें एक बार में 3-4 शब्दों के समूह को देख सकती हैं। तकनीक ये है कि आप लाइन के बीच के शब्द पर फोकस करें और अपने पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करके उसके आसपास के शब्दों को भी एक साथ पढ़ लें। मतलब एक एक ईंट देखने की बजाय पूरी दीवार को एक नजर में देखने की कोशिश करना। लेवी एक बहुत ही दिलचस्प ड्रिल भी सुझाते हैं। वो कहते हैं कि अगली बार जब आप पढ़ें तो अपनी रफ्तार को जानबूझकर इतना बढ़ा दें कि आपको कुछ भी समझ ना आए। फिर धीरे धीरे उसे उस पॉइंट तक कम करें जहां समझना शुरू हो जाए। ये तो बड़ा अजीब सा तरीका है। ये दिमाग के लिए एक तरह की जिम ट्रेनिंग है। जैसे आप ट्रेडमिल पर अपनी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि आपका शरीर ज्यादा स्टेमिना बना सके। वैसे ही ये ड्रिल आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड की सीमा को बढ़ाती है। शुरू में बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल लगेगा, पर धीरे धीरे आपका दिमाग तेज रफ्तार का आदी हो जाता है और आपकी नॉर्मल पढ़ने की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्पीड रीडिंग से जानकारी दिमाग में तो चली गई, लेकिन वहां टिकेगी कैसे? मेरी तो याददाश्त बहुत खराब है, नाम और तारीखें तो बिल्कुल याद नहीं रहती। यहीं पर शायद विजुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। लेवी कहते हैं कि हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरें याद रखता है। बिल्कुल, इसके पीछे एक विकासवादी कारण है। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को जंगल में जिंदा रहने के लिए क्या याद रखना पड़ता था? रास्ते और कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं। सही, शब्दों या नामों को नहीं, बल्कि ये कि कौन सा फल जहरीला है, किस जानवर से खतरा है और घर वापस जाने का रास्ता कैसा दिखता है। ये सब तस्वीरें थीं। हमारा दिमाग आज भी उसी तरह से वायर्ड है। वो एक इमेज प्रोसेसर है, टेक्स्ट प्रोसेसर नहीं। और यहीं पर विजुअल मार्कर्स बनाने की तकनीक काम आती है ना? ये मुझे सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट लगा। जैसे अगर आपको याद रखना है कि अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस है, तो आप एक अजीब सी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अमेज़न के घने जंगल में घूम रहे हैं और अचानक आपके ऊपर आसमान से बेसन के लड्डुओं की बारिश होने लगती है। बेसन के लड्डू? अमेज़न, बेसन, बेजोस। ये कल्पना इतनी अजीब, इतनी हास्यास्पद है कि आपका दिमाग इसे कभी नहीं भूलेगा। यही एक विजुअल मार्कर है। ये तो इतना अजीब है कि भूलना मुश्किल है। मैं तो शायद अब जेफ बेजोस को हमेशा बेसन के लड्डू से ही याद रखूंगा। तो सिद्धांत यह है कि कल्पना जितनी अनोखी और मजेदार होगी, याद रखना उतना ही आसान होगा। बिल्कुल। इसके पीछे का सिद्धांत है RULE, यानी रेयर मतलब दुर्लभ, अनयूजुअल असामान्य, ल्यूडिक्रस यानी हास्यास्पद और एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर। आपकी कल्पना में ये तत्व जितने ज्यादा होंगे, दिमाग का मेमोरी सेंटर, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उस जानकारी को उतनी मजबूती से पकड़ लेगा।
क्योंकि दिमाग को अजीब और नई चीजें याद रखना पसंद है। ये विजुअल मार्कर्स एक एक चीज याद रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट या किसी भाषण के सारे पॉइंट्स याद रखने हो तो क्या हर चीज के लिए एक मजेदार कहानी बनानी पड़ेगी? ये तो बहुत मुश्किल और समय लेने वाला लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग मार्कर्स बनाना उलझन भरा हो सकता है। और इसी समस्या का समाधान है वो तकनीक जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मेमोरी तकनीकों में से एक माना जाता है, मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस। इसे लोकी मेथड भी कहते हैं और यह प्राचीन ग्रीस से चली आ रही है। मेमोरी पैलेस, नाम तो बड़ा शाही है। ये काम कैसे करता है? कॉन्सेप्ट बहुत सरल और शानदार है। आप मन में एक ऐसी जगह चुनते हैं जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे आपका अपना घर, आपका ऑफिस या स्कूल जाने का रास्ता। फिर आप जिस जानकारी को याद करना चाहते हैं उसे एक एक करके उस जगह की अलग अलग चीजों से मानसिक रूप से जोड़ देते हैं। चलिए इसे करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे 5 चीजों की एक शॉपिंग लिस्ट याद करनी है। सेब, किताब, चाबी, ब्रेड और दूध। ठीक है, तो आप मन में अपने घर का एक सफर शुरू कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके मुख्य दरवाजे पर एक बहुत बड़ा लाल सेब चिपका हुआ है, जिसे हटाकर ही आप अंदर जा सकती हैं। ओके। फिर आप लिविंग रूम में आती हैं और देखती हैं कि आपके सोफे पर हजारों किताबें बिखरी पड़ी हैं। हजारों किताबें? इसके बाद आप किचन में जाती हैं और देखती हैं कि किचन के स्लैब पर एक बहुत बड़ा सुनहरी चाबी का गुच्छा पड़ा है। फिर फ्रिज खोलती हैं तो उसमें सिर्फ ब्रेड के स्लाइस भरे हैं और अंत में डाइनिंग टेबल पर दूध का एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है। हाँ, ये तो पागलपन है, पर मुझे लगता है ये याद रहेगा। तो जब मुझे लिस्ट याद करनी होगी तो मुझे रटना नहीं है, बस मन में अपने घर में घूमना है। दरवाजे पर सेब, सोफे पर किताब। वाह, ये तो कमाल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं सच बताऊं, जब मैंने पहली बार ये तकनीक इस्तेमाल की तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अपनी ग्रोसरी लिस्ट याद करने की कोशिश की और मुझे कल्पना करनी पड़ी कि मेरे टीवी पर एक बहुत बड़ी पत्ता गोभी रखी है। लेकिन जब मैं बाजार गया तो मुझे वो पत्ता गोभी सच में याद आ गई। अरे वाह! ये शुरू में मजेदार लगता है, पर ये काम करता है। आपका ऑफिस, आपका पुराना स्कूल, आपका पसंदीदा पार्क, किसी भी जानी पहचानी जगह को मेमोरी पैलेस बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास अनलिमिटेड वर्चुअल मेमोरी स्टोरेज है। तो अब तक हमने स्पीड रीडिंग, विजुअल मार्कर्स और मेमोरी पैलेस जैसी शक्तिशाली तकनीकें समझी। अब इन सबको एक साथ एक व्यवस्थित प्रक्रिया में कैसे पिरोया जाए, यहीं पर शायद सुपर लर्नर वर्कफ्लो आता है। बिल्कुल। इन तकनीकों को अलग अलग इस्तेमाल करने से भी फायदा है, पर असली शक्ति तब आती है जब आप इन्हें एक सिस्टम में ढाल लेते हैं। इसका सबसे पहला और जरूरी कदम है प्री रीड। प्री रीड यानी कोई भी किताब या आर्टिकल पढ़ने से पहले सिर्फ 2-3 मिनट निकालकर उसका इंडेक्स देखें, उसका कवर पढ़ें और जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं उन पर नजर डालें। इससे क्या होगा? ये तो चीटिंग जैसा नहीं है कि अंत पहले ही देख लिया। इससे चीटिंग नहीं बल्कि ट्रेलर देखना कह सकते हैं। ऐसा करने से आपके दिमाग में उस विषय का एक ढांचा, एक स्केलेटन तैयार हो जाता है। अच्छा। जब आप असल में पढ़ना शुरू करते हैं तो दिमाग को पता होता है कि आने वाली जानकारी को इस ढांचे में कहाँ फिट करना है। जानकारी हवा में नहीं तैरती, उसे एक जगह मिल जाती है। अच्छा, तो पहले एक ढांचा बनाओ, इसके बाद? दूसरा कदम है पढ़ने से पहले खुद से सवाल पूछना। अगर आप किसी विषय के बारे में पढ़ रहे हैं तो शुरू करने से पहले सोचें, मैं इस विषय के बारे में क्या जानना चाहता हूं या ये मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा दिमाग के दरवाजे खोल देती है। जब आप सवालों के साथ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग एक जासूस की तरह जवाब ढूंढने के लिए सक्रिय हो जाता है। वो सिर्फ निष्क्रिय होकर जानकारी लेता नहीं है। ये वर्कफ्लो तो बहुत व्यवस्थित है, लेकिन क्या इससे सीखने की प्रक्रिया थोड़ी मैकेनिकल नहीं हो जाती? सीखने का जो आनंद है, किसी विषय में खो जाने का जो अनुभव है, क्या इन तकनीकों के चक्कर में वो कम हो जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। लोगों को लगता है कि ये तकनीकें सीखने की सहजता को खत्म कर देंगी, लेकिन लेवी का तर्क इसके ठीक उल्टा है। वो कहते हैं कि जब आपका दिमाग जानकारी को सहेजने और व्यवस्थित करने के बोझ से मुक्त हो जाता है, तब आप असल में उस विषय के आनंद और उसकी गहराइयों में और भी बेहतर तरीके से उतर पाते हैं। अच्छा। ये तकनीकें आपको मैकेनिकल नहीं बनाती, बल्कि ये आपको ज्यादा कुशल बनाती हैं, ताकि आप सीखने के रचनात्मक हिस्से पर ज्यादा ध्यान दे सकें। जैसे एक अच्छा शेफ बेहतरीन चाकू इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी कला पर फोकस कर सके, ना कि सब्जी काटने में संघर्ष करता रहे। ये एक अच्छा दृष्टिकोण है। इस वर्कफ्लो का आखिरी हिस्सा क्या है? नोट्स बनाने के बारे में कुछ? हाँ, नोट्स बनाने का तरीका बदलना। हम सब स्कूल में लाइन दर लाइन नोट्स बनाते आए हैं,
लेवी इसके बजाय माइंड मैपिंग का सुझाव देते हैं। माइंड मैपिंग? इसमें आप विषय का नाम कागज के बीच में लिखते हैं और फिर उससे जुड़ी जानकारी को शाखाओं या ब्रांचेस की तरह बाहर निकालते हैं। ये तरीका हमारे दिमाग के सोचने के प्राकृतिक तरीके से मेल खाता है, क्योंकि हमारा दिमाग भी नेटवर्क और कनेक्शन में सोचता है, सीधी लाइनों में नहीं। ठीक है, हमने सीख लिया, याद भी कर लिया, लेकिन अक्सर कुछ समय बाद हम सीखी हुई चीजें भूलने लगते हैं। इस जानकारी को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए? यहाँ स्पेस्ड रिपीटेशन का सिद्धांत काम करता है। एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग कर्व का पता लगाया था। ये बताता है कि हम कोई भी नई जानकारी सीखने के 24 घंटे के अंदर ही उसका 70-80% हिस्सा भूल जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब आज की हमारी ये सारी चर्चा कल तक ज्यादातर लोग भूल जाएंगे। अगर उसे दोहराया ना जाए तो हाँ, बिल्कुल। इस कर्व को तोड़ने का एकमात्र तरीका है स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी जो भी आपने आज सीखा है उसे 24 घंटे बाद एक बार दोहराएं, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। हर बार दोहराने में बस कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन ये जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए दिमागी सीमेंट का काम करता है। आजकल कई ऐप्स भी हैं जो इसमें मदद करते हैं। जी हाँ। और मुझे लगता है कि इन सब तकनीकों के अलावा हमारी जीवन शैली का भी सीखने पे बहुत असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। लेवी इस पर काफी जोर देते हैं। हमारा दिमाग 75% पानी से बना है। अगर शरीर में पानी की कमी है तो आपकी सोचने समझने की शक्ति तुरंत कम हो जाती है। इसके अलावा दिमाग को गुड फैट्स की जरूरत होती है, जो अखरोट, बादाम, अलसी के बीज और फैटी फिश में पाए जाते हैं। लेवी कहते हैं कि अगर आपका पोषण और नींद सही नहीं है तो ये सारी सुपर लर्निंग तकनीकें भी आपकी मदद नहीं कर सकती। आपकी सीखने की रफ्तार 50% तक गिर सकती है। यह नींव है जिसके ऊपर आप ये इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार यही है, जॉनथन लेवी की किताब और ये तकनीकें हमें कोई सुपरमैन बनाने का दावा नहीं करती, बल्कि हमें याद दिलाती हैं कि हम सब के अंदर पहले से ही एक सुपर कंप्यूटर है। बस हमें उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और उसके रख रखाव का ध्यान रखना है। बिल्कुल, ये क्षमता को बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करना है। और अंत में ये समझना जरूरी है कि ज्ञान ही वो निवेश है जो जिंदगी में सबसे अच्छा रिटर्न देता है। और ये सिर्फ पैसे या करियर के बारे में नहीं है, बल्कि एक ज्यादा समृद्ध, जिज्ञासु और दिलचस्प जीवन जीने के बारे में है। इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। ये सारी तकनीकें सीखने के टूल बॉक्स में नए औजारों की तरह हैं। तो अब जब आपके पास ये औजार हैं, तो वो पहली कौन सी चीज़ है जिसे आप इस नई शक्ति का इस्तेमाल करके बनाना या सीखना चाहेंगे?